नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रणबीर कपूर की एनिमल सुपर डुपर हिट हो गई है। 6 दिनों में ही उसने करीब 600 करोड़ रुपए कूट लिए हैं। कहा जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता की ये नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। लेकिन अगर कमाई के हिसाब से इसे एक तरफ रख दिया जाए, तो इस फिल्म की तारीफ कम, निंदा भत्सना ज्यादा हो रही है। संसद में तो आज इसे एक बीमारी तक बताया गया। सवाल उठाए गए कि ऐसी समाज और महिला विरोधी फिल्म को सेंसर ने पास क्यों किया और ऐसा करके उसने समाज को क्या संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल 3.5 घंटे लंबी एनिमल हिंसा और नफरत से भरी हुई फिल्म है। कुछ समय पहले आई इसी तरह की फिल्म कबीर सिंह से भी ज्यादा हिंसा इसमें भरी हुई है। इस हिंसा को सही ठहराने की भी पूरी कोशिश की गई है। फिल्म का नायक हिंसा के ऐसे कांड रचता है जाता है जो सामान्य आदमी के लिए असहनीय है। व्यवस्था भी उसके सामने मूक बनी रहती है। इस हिंसा को स्वीकार करने के लिए दर्शकों को मनोरोगी होना जरूरी है। नायक न केवल हिंसा और नफरत से भरा हुआ है, बल्कि अपनी बीवी से भी उसकी अपेक्षाएं एक घनघोर मर्दवादी मनुष्य की हैं। कबीर सिंह के नायक से भी कहीं ज्यादा। यही नहीं, ये फिल्म हिटलर की राह पर चलते हुए राजनीतिक घृणा और हिंसा को भी जायज ठहराने की कोशिश करती है। अब सवाल उठता है कि ऐसी फिल्म सुपरहिट क्यों हुई? वे कौन से दर्शक हैं जो इसे देखने के लिए टूट पड़े हैं? क्या वे भी मनोरोगी कहा जा सकता है उनको? क्या हमारे समाज में इस पैमाने पर मनोरोगी हो गए हैं? और ऐसा है तो फिर क्या हमारा समाज किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ चुका है या आता जा रहा है? आज के कार्यक्रम में हम इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे, मगर साथ ही एनिमल और कबीर सिंह के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की मानसिकता का पोस्टमार्टम भी करेंगे, जो एक के बाद एक ऐसी फिल्म बनाने का दुस्साहस करते जा रहे हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म के जानकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्म जी हैं, हमारे साथ प्रकाश के रे हैं, हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी है और शिवा असलम फहमी है। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, आपसे शुरू करते हैं। ये इस पैराडॉक्स को, इस विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं कि ये फिल्म जिस तरह की हिंसा और मतलब एक बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट और उसकी कोई तारीफ नहीं हो रही है, निंदा भत्सना हो रही है, समाज विरोधी फिल्म माना जा रहा है, एक बीमारी माना जा रहा है। ये विरोधाभास किस तरह से देखते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए अजय जी, अनम्यूट कर लें। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। जिस विरोधाभास की बात आप पूछ रहे हैं, ये हिंदी सिनेमा के साथ लंबे समय से लगा हुआ है। हिंसा है, अपराध है, सेक्स है, ये सारी चीजें हिंदी फिल्मों में एक नॉर्मल किस्म से अब चीजें हो गई हैं। अतिरेक जो दिखाई पड़ रहा है इस फिल्म में, एनिमल में, या इसके पहले की फिल्मों में, कबीर सिंह में एक अलग ढंग से दिखा था। मेरा मानना है कि जिस देश में लिंचिंग बहुत नॉर्मल चीज हो चुकी है, जिस देश में गाड़ी से कुचल देना और उसको स्वीकार न करते हुए उसको दबा और छिपा देना, जिस देश में सामूहिक हिंसाएं होती रही हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उत्तर भारत में कई सारे ऐसे बाहुबली हैं जो अपने निजी जीवन में लगभग रणविजय सिंह जैसे हैं, वहां ऐसी फिल्म का चलना कोई आश्चर्य की बात मेरे लिए नहीं है। जिस देश में मोदी जीत सकते हैं, प्रधानमंत्री रह सकते हैं 10 साल तक, उस देश में ऐसी फिल्म भी बनती रहेगी, चलती रहेगी, लोग देखते रहेंगे। जहां तक दर्शकों की बात है, कौन लोग इसको देख रहे हैं, वो आकलन अगर आप देखें, मैंने 2 बार थिएटर में देखा इसको। एक बार बेंगलुरु में देखा, एक बार बॉम्बे में देखा। और जो क्राउड है वो मुख्य रूप से जवान क्राउड है। जवान क्राउड में भी जो सोशियोलॉजिकल टर्म में कहें तो इसमें जेनेक्स के लोग हैं, मिलेनियल हैं और जेनजी के लोग हैं। तो ये सारा सब जो 90s से लेकर के और अभी पैदा हुआ है 20 साल पहले, ये सारे लोग ये इस फिल्म को देख रहे हैं।
शायद उनके लिए ये फिल्म एक ऐसा मसाला है हिंदी फिल्मों का जिससे वे वंचित रहे थे, जिसे वे देख नहीं पाए थे। ऐसी हिंसा उन्होंने पर्दे पर नहीं देखी थी और बेमकसद हिंसा, फजूल हिंसा ऐसी नहीं देखी थी। वो इसको एक रोमांच की तरह देख रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है, जिस ढंग से तालियां बज रही थी, और तालियां सिर्फ लड़के नहीं बजा रहे हैं, लड़कियां भी बजा रही हैं। और जब भी ऐसे गंदे और कह लें कि बहुत ही ज़लील किस्म के डायलॉग बोल रहा है जब रणबीर कपूर, तो उस पर तालियां बज रही हैं, उसके एटीट्यूड पर तालियां बज रही हैं। तो ये बहुत ही दुखदाई समय है और मुझे देख करके थोड़ी सी हैरत तो हुई जरूर कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे फिल्मों को आनंद के साथ देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल मुझे 2 युवा निर्देशक मिले, उन्होंने कहा कि मुझे संदीप रेड्डी ने ये दे दिया है मकसद की फिल्में बनानी चाहिए और ऐसी फिल्में बना के लानी चाहिए, आक्रामक हो, जो इस ढंग से एग्रेसिव हो और एक एटीट्यूड हो, उसमें हिंसा हो, इस तरीके की फिल्में लाने के लिए उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है। तो मैं तो अब जानता हूँ कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी है एक अगले 2-4 सालों में। ये कौन 26-27 साल के 2 ऐसे नवयुवक निर्देशक बता रहे थे जो अभी पहली फिल्म लेके आए हैं या पहली फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ही खतरनाक समय लग रहा है मुकेश जी, और देख करके आश्चर्य हो रहा है कि कैसे ये सब कुछ जनता बर्दाश्त कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां मैंने आपको बताया कि सामाजिक तौर पर ये सारा सब चल ही रहा है, तो कहीं से भी आश्चर्य की बात नहीं है। जी हिंदी फिल्मों में हिंसा तो बहुत ही मामूली बात है। आप बाजीगर को याद कर लें। बाजीगर में जब शाहरुख खान अपनी प्रेमिका को जो उसके बाप से बदला लेने के लिए छत से फेंक देता है, वह भी हिंसा है। वो एक व्यक्ति के साथ होती है। वही अब बढ़ के यहाँ तक आ गई। आज ही मेरे एक मित्र ने आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बताया कि आवारा में भी ऐसी ही हिंसा थी। आवारा में जब राज कपूर नरगिस का हाथ मरोड़ते हैं और अपनी प्रेमिका के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उस जमाने के हिसाब से 50s के हिसाब से बड़ी हिंसा थी वो। और उन्होंने तो पूरे सबूत के साथ सारा पेश किया कि हिंदी फिल्मों में कब-कब ऐसी-ऐसी हिंसा होती रही है, जिसमें उन्होंने ज़ाहिर सी बात है रणबीर कपूर का मामला था तो ऋषि कपूर और राज कपूर का नाम लिया, और बाकी जी विनोद खन्ना और तमाम सारे लोग करते रहे हैं। जी ये लगभग वही समय अगर आज शोले बने और वेंगा रेड्डी साहब बनाए उसको, तो हो सकता है कि गब्बर को नायक बना करके पूरी फिल्म की कल्पना करें। ये वो समय आ गया है और हम देख रहे हैं कि वो सारी बिल्कुल। चीजें मैं इसी पर सफल आ हो रहा रही था। हैं और लोग देख रहे हैं। जी अजय जी, मैं इसी पर आ रहा था। प्रकाश पेरे जी, ये जो नया नायक गढ़ा गया है, वो आवारा के समय हिंसा कितनी थी और नायक ने कितनी हिंसा की, और आज का नायक कितनी हिंसा कर रहा है कि कहीं जाकर सैकड़ों लोगों को मार डालता है और उस पे कोई दर्शक खुश हो रहे हैं। ये नया नायक क्या हमारे समय में गढ़ा गया है, हमारे समय का नायक बनाया जा रहा है, उसको नायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ये है हमारा आदर्श। इस तरह से हमें पेश आना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इस मामले को थोड़ा दूसरे तरीके से देखना चाहिए, और दूसरे तरीके से देखने से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा हमें पीछे जाना चाहिए, इतिहास में जाना चाहिए। अब जहां तक कि ये दर्शक कौन है, तो हमेशा से सिनेमा में ऐसा हुआ है कि आमतौर पे किशोर और यूथ जो होते हैं वो दर्शकों का एक बड़ा समूह उनका होता है। और आप उसमें सिनेमा के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि जैसे राजेश खन्ना या मनोज कुमार का दौर आया था, तो या शम्मी कपूर का, तो उसमें महिला युवाओं या किशोरियों की भी संख्या थी। मैं इस जॉनर की कुछ फिल्मों का नाम लेके मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं बात शुरू करता हूं 1935 में आई पीसी बरुआ की देवदास से। मैं ये कहने शुरू करने से पहले मैं ये कहूं
कि सिनेमा का जो प्रेमाइस है, उस फिल्म का जो प्रेमाइस है, उस फिल्म का जो फ्रेम है, उस फ्रेम के भीतर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसके बाद हमें फ्रेम के बाहर जाना चाहिए। तो हम फिल्म के फ्रेम के अंदर रह के अगर मैं इस फिल्म एनिमल को देखूं तो देवदास है। देवदास को चाहे जितना महिमा मंडित आप करें, चाहे उससे बहुत सारे लोग हो सकता है कि प्रभावित हों। एक बार मुझे याद है हंस के संपादकीय में राजेंद्र यादव ने लिखा था कि हर हिंदुस्तानी के भीतर एक देवदास है। वह देवदास क्या था? वह देवदास था डेकेडेंट फ्यूडलिज्म का, जो सामंतवाद का पतन हो रहा था, उसकी पैदाइश वो किरदार है। और वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। बहाना कुछ भी है कि उसका पिता कैसा है, उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया, या वो लंदन से आया हुआ वो अपने आप को डिस्प्लेस्ड महसूस कर रहा है। उस फिल्म की आलोचना करते हुए वी शांताराम ने कहा कि आप एक गलत व्यक्ति को नायक बना रहे हैं। उन्होंने आदमी बनाई। आदमी में भी क्या होता है कि जब उस कांस्टेबल को प्रेमिका नहीं मिलती है, जो कि एक वेश्या होती है, तो वो अपने आप को अल्कोहलिज्म में, शराब में डुबो देता है। और इस तरीके की जितनी फिल्मों में आप, आगे भी मैं कुछ फिल्मों का नाम लूंगा, आप देखेंगे कि उसमें नशा है, शराब है, उसमें हिंसा है। देवदास में भी हिंसा आपको दिखेगी अगर आप बहुत डेलिकेट होकर देखेंगे तो। प्रकाश जी, मसला ये है कि वो हिंसा का पैमाना और इस हिंसा का पैमाना क्या है? क्या पैमाना ये है कि क्या देवदास और रणविजय सिंह दोनों एक हैं? क्या देवदास और दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों एक नहीं हो सकते। जी। देवदास जब आ रहा है तो आपका उस समय तक दूसरा महायुद्ध भी नहीं हुआ है दुनिया में। उस समय उपनिवेश और साम्राज्यवाद का पूरा दौर है। उस समय बहुत सारी चीजें जो आज हम जानते हैं कि जैसे आपने अपने इंट्रो में बोला कि मर्दवादी सोच, अब मर्दवादी सोच की आलोचना उस समय विकसित नहीं हुई है, या विकसित हो रही तो बहुत उसकी, वो बहुत कमजोर है, अभी शुरू हो रही है। वो दौर ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी लोकतांत्रिक देशों में, अमेरिका और कुछ और देशों में, महिलाओं को वोटिंग के राइट्स तक नहीं है, तब ये देवदास आ रहा है, मतलब लगभग उसके आस पड़ोस। अगर इन दोनों तुलना करके देखेंगे तो क्या पाएंगे आज के रणविजय सिंह और देवदास? मैं तुलना इसलिए मैं नहीं करना चाहूंगा, मतलब तुलना मैं दूसरे तरीके से करना चाहूंगा कि देवदास को पसंद करने वाला जो समूह है, या प्रकाश मेहरा की जो शराबी आ रही है उसके लगभग 50 साल बाद, उसके नायक को जो पसंद करने वाली, लास्ट में आप क्या दिखाते हैं? कबीर सिंह में भी लास्ट में तो हो गया ना, सुधार हो गया, वो शरीफ हो गया, वो समुद्र के किनारे अपनी बीवी और बच्चे के साथ बैठा हुआ है। कबीर सिंह में भी तो यही हो रहा है। अगर मैं वास्तव की बात करूं, जिसमें कि वो सामान्य एक मजदूर से गैंगस्टर बना हुआ किरदार जो है, जिसे संजय दत्त ने निभाया था और बड़ी उनकी प्रशंसा हुई थी, वो अंत में पुलिस से और गैंगस्टरों से भागते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं, अपना पिस्टल देते हैं, मुझे मुक्ति दो माँ, और वो माँ जो है उसको मार देती है। आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई असामान्य बात नहीं है एनिमल में? नहीं, असामान्य तब हो सकती है कि जब हम अपने आप को ऐतिहासिक रूप से डिसलोकेट कर लें। मैं 1935 में पहुंच जाऊं, मैं 1984 में पहुंच जाऊं, मैं जो हूं, इवन मैं कबीर सिंह में चला जाऊं जो कि बहुत पुराना नहीं है, या उससे पहले जिस पे रीमेक बना है अर्जुन रेड्डी में, वहां चले जाऊं। मुझे लोकेट करना है जिसका थोड़ा इशारा, अजय जी ने कहा कि आज के वो जॉन एलिया का शेर है ना कि रात की कौन फिक्र करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि आप जिस लोकेशन में, आप हिटलर को विलेन बना रहे हैं, आप स्टालिन को विलेन बना रहे हैं, आप माओ को विलेन बना रहे हैं, आप और लोगों को विलेन बना रहे हैं। आज आपके सामने क्या हो रहा है? पहली बार दुनिया जो है एक जनसंहार को लाइव देख रही है, अपने स्मार्टफोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने कंप्यूटर्स पे, अपने टेलीविजन के स्क्रीन पे। तो एक समय में मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या फिल्मकार की मंशा
चाहे वो कबीर सिंह, मतलब अगर हम संदीप रेड्डी की सिर्फ बात करें, क्या उसकी मंशा ये है कि वो एक व्यक्ति जो अपने पारिवारिक और अपने पालन पोषण और अपने सामाजिक परिदृश्य में वो उसकी मानसिकता बदल जाती है, वो विकृत मानसिकता का हो जाता है, उसको वो फिल्म सेलिब्रेट कर रही है? क्या प्रकाश मेहरा शराबी में अमिताभ बच्चन के किरदार को सेलिब्रेट कर रहे थे, या पीसी बरुआ या केएल सहगल या शाहरुख खान या दिलीप कुमार? और लास्ट में फिल्म मेकर क्या करता है? और लास्ट पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जो हिंदुस्तान में, जैसे अगर मैं थोड़ा भटक जाऊं और मैं कहूं कि रामायण और महाभारत की कहानियां हैं जो हम कई रूपों में देखते आते हैं, रामलीला से लेके थिएटर से लेके सिनेमा तक और टेलीविजन तक, कि कहानी महत्वपूर्ण नहीं है, कहानी कैसे कही गई यह ज्यादा अहमियत रखती है बात। दूसरी चीज, क्या वेंगा की ये मंशा है कि वो सेलिब्रेट करे एक किरदार को? और अगर वो उस किरदार को सेलिब्रेट कर रहा था निर्देशक, तो कबीर सिंह को समुद्र तट में अपनी बच्ची के साथ क्यों दिखा रहा था अंत में? प्रकाश मेहरा अगर सेलिब्रेट कर रहे थे तो देखिए, मेलो ड्रामेटिक ट्रेडिशन में भी हमको देखना चाहिए। लोगों को ऋत्विक घटक ने इस पे बात कही है, पीटर ब्रुक्स जिनका भी देहांत हुआ, जिन्होंने 9 घंटे की लंबी महाभारत बनाई है, कि मेलो ड्रामा एक ऐसा फॉर्म है जिस फॉर्म में हम क्या करते हैं, बुराई को और अच्छाई को एक पिनेकल पे ले जाते हैं, चरम पे ले जाते हैं उसको, और फिर उनके बीच में हम संघर्ष दिखाते हैं और आमतौर पे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि बुराई हारेगी और अच्छाई जीतेगी। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग इस फिल्म में, मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि आप जो ये वायलेंस देख रहे हैं, ये वायलेंस सिर्फ एनिमल में नहीं है। हम तो एनिमल को, बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस बात से कह रहे हैं ना कि अपनी माँ के साथ वो क्या बिहेवियर करता था, या लड़की के साथ क्या बिहेवियर करता था, या जब वो हिंसा करता है तो कितना करता है। आप मुझे बताओ, मुझे तो केजीएफ से कम हिंसात्मक ये फिल्म लगी। लेकिन हमने केजीएफ को सेलिब्रेट किया कि एक अंडरडॉग जो है, जो कभी एंग्री यंगमैन करता था, वो करता है और वो अपनी माँ के लिए दुनिया भर का सोना इकट्ठा कर लेता है। जी, मैं समझ हमें थोड़ा उस तरीके से भी देखना चाहिए। जी, एक एंगल ब्रह्मात्मा जी का है, एक एंगल प्रकाश जी का है। हिंसा और फिर मर्दवादी हिंसा, ये तमाम चीजें जिस पैमाने पर इस फिल्म में दिखाई गई उसकी बात हो रही, उस पर अटैक हो रहे। कोई, मैंने एक भी रिव्यू ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें इस फिल्म की तारीफ की जा रही, भले ही कहानी कहने की कला हो या जिस अंदाज में इस सब की प्रस्तुति हुई है उसकी कहीं तारीफ। हिट हो रही है फिल्म, पैसा कमा रही है। मैं इस कंट्राडिक्शन को समझ, हो सकता है हिंसा हमारे समाज में हो, हिंसा तो है ही हमारे समाज में, जब से ये मानव समाज बना है तभी से हिंसा है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इस तरह से स्थापित प्रतिष्ठित करना हिंसा को, क्या ये मतलब, अब सही गलत तो मैं क्या कहूं, आप इसको कैसे देखेंगे? मैं सिर्फ 2 उदाहरण दे रहा हूं आपको। नहीं, मैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रकाश जी, मुकेश जी, मुझसे पहले अजय जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, प्रकाश राय साहब ने बहुत अच्छी बातें की, आपने भूमिका बनाई, उसमें बहुत कुछ कह चुके हैं। इस फिल्म की 2-3 चीजें मुझे बहुत ही खराब लगी और मैं कहूंगा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे वाहियात फिल्म है। मैंने सैकड़ों घटिया फिल्में देखी, लेकिन घटिया फिल्मों में ये सबसे अव्वल नंबर की घटिया। इससे कम घटिया कबीर सिंह थी, अब तक मैं कबीर सिंह को मानता था। इस फिल्म में हिंसा है, एक अल्फा मेल नाम की जो अवधारणा है कि अल्फा मेल ऐसा होता है, वो अपनी बीवी की बेइज्जती करता है, वो अपनी बहनों की बेइज्जती करता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि लिक माय शूज, वो अल्फा मेल है, जो वो नहीं होता। रियल अल्फा मेल ये नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस फिल्म में एक भी नारी पात्र ऐसा नहीं जिसमें थोड़ा आत्मविश्वास हो, जो अपनी बात कह सके। बताने, महिलाओं की बेहद बेइज्जती की गई है।
तीसरी बात, हिंसा। हिंसा इस फिल्म में इतनी जबरदस्त है कि एक ही सीन 18 मिनट का है। 201 मिनट की फिल्म है, उसमें 18 मिनट का एक ही सीन है। पहले चाकू छुरे चलाता हीरो, फिर मशीन गन चलाता, और फिर एक मोस्टर टाइप मशीन ले आता है। क्या इस देश में, दुनिया में कहीं कानून कायदा नहीं? और चौथी और सबसे घटिया बात यह है कि यह फिल्म एक कम्युनल नैरेटिव गढ़ती है। कम्युनल नैरेटिव इस तरह है कि हीरो, उसका बाप की एक बड़ी कंपनी है स्वस्तिक कंपनी देश की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और वो और स्वस्तिक का मालिक जो है रणवीर कपूर का बाप, देश का सबसे पैसे वाला आदमी है, अडानी या अंबानी की तरह समझ लीजिए। वो व्यक्ति, उसके दादा या उसके दादा का अपने भाइयों से झगड़ा हुआ, दादा चले गए, दादा का लड़का हुआ, उसके लड़के हुए, और वो मुसलमान बन गया। हीरो हिंदू है, हीरो का खानदान हिंदू है, और उसका जो दुश्मन है वो मुसलमान बन गया है, विदेश जाकर बस गया, स्कॉटलैंड में या कहीं और बस गया, और वो अपनी संपत्ति चाहता है। संपत्ति वो है जो स्वास्तिक है, स्टील कंपनी है, दुनिया की देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी फिल्म के अनुसार, और वो उस पर नियंत्रण चाहता है। और उसके लिए चूंकि मुसलमान बना है, तो हम 5 हमारे 25, तीसरी शादी उसकी होती है, वो मारता है। और जब उसके पास गन होती है तो वो बंदूक से, गोली से नहीं मारता, वो खंजर चलाता है। पहले किसी की आंख में चाकू घुसा देता है, किसी का गला जीवे कर देता है। विभत्स दृश्यों की जो इंतहा थी वो इस फिल्म में। मुझे लगा कि जो अभी आपने कहा कि इस फिल्म को देखने वाला एक वर्ग है, 20 बल्कि 13 से लेकर 30 साल तक का एक वर्ग है, जो दमित इच्छाएं लेकर पैदा हुआ। उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं कि मैं ये कर दूं, मार डालूं, काट डालूं, और सारी लड़कियां मेरे जूते पे रहे, मेरी बीवी मेरे जूते की नोक पे रहे, जो उसकी अवधारणा है। एक सीन इस फिल्म में दिखा, एक सेक्स को लेके फैंटेसी इस फिल्म में दिखाई गई। हीरो जब चाहता है हीरोइन के साथ या उसकी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना लेता है, इतना तक भी ठीक। जो फैंटेसी है कि हीरो हनीमून मनाने जाता है, बहुत पैसे वाला है, प्राइवेट जेट को वो ऑटो पायलट मोड में कर देता है, और हीरो हीरोइन हनीमून मना रहे हैं। ये एक परिकल्पना, सेक्सुअल फैंटेसी जो रची गई है, मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी यही करते हैं। कबीर सिंह में भी उन्होंने यही घटिया चीजें की थी। और सबसे आश्चर्य की बात मुकेश जी ये है कि जो लोग इस तरह के चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर या कहीं और समीक्षक कहते हैं अपने आप को, वो इस फिल्म की तारीफ करते हैं। एक समीक्षक को मैंने सुना, एक चैनल, उसने कहा कि संदीप रेड्डी वांगा सर ने वादा किया था कि वे एक ऐसे रियल वायलेंस फिल्म लेके आएंगे, और वो रियल वायलेंस फिल्म ले आए। अरे भाई, किसने कहा था कि वादा करो वायलेंस फिल्म का? और वायलेंस फिल्म का वादा पूरा किया तो बड़ा अच्छा तीर मार लिया आपने। आपको पद्मश्री, नोबेल प्राइज, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये सारे नैरेटिव गलत हैं। फिलहाल इतना ही कहूंगा मुकेश जी। शिवा जी, हिंसा, सेक्स, मर्दवाद, ये सारा कुछ हमारी फिल्मों में पहले भी रहा है, हम देखते रहे हैं, आलोचना भी करते रहे। आज 21वीं सदी में जब ये इस रूप में हमारे सामने आता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये विकृत मानसिकता का ही एक सिनेमाई प्रदर्शन है, तो हम उसको किस रूप में देखें? क्या हम इसे एक ये माने कि यह हमारे समाज है, समाज का प्रतिबिंब है, और वही उसने डायरेक्टर ने हमारे सामने रखा है? ठीक है, डायरेक्टर के तो अपने बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, वो बाजार के लिए भी फिल्म बनाता है, कमाने के लिए भी फिल्म बनाता है, वो सब होता है। लेकिन इस तरह की चीजों को बेचने के लिए अगर बाजार के लिए बना रहा है, या उसकी वो इस तरह से हिंसा को गढ़ता है स्क्रीन पर, उसे किस तरह से देखें? एक तो डायरेक्टर की मानसिकता, और फिर वो क्या मैसेज दे रहा है, जैसा अभी प्रकाश जी ने वर्णन किया कि कैसे कैसे नैरेटिव उसमें गढ़े गए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें कही गई हैं।
डॉक्टर प्रकाश साहब ने तो बहुत ही उम्दा तरीके से सही बिंदुओं को प्रेस किया है, बटन्स को हम लोगों को सोचना चाहिए। अगर आपको याद हो कि मिर्ज़ापुर एक ओटीटी सीरीज़ है और उससे पहले एक गैंग ऑफ वासेपुर। इन दोनों में ऐसे पुत्र हैं जिनसे पिता निराश है और वो कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा, और पिता को खुश करने के लिए, पिता के वैलिडेशन के लिए उसका वो बेटा जो ज्यादा सोचता समझता नहीं है, बस वो वायलेंस करने में आगे आगे आता है। जो मुन्ना का किरदार है इसमें मिर्जापुर में, वो बिल्कुल वही किरदार है कि वो पिता से ज्यादा, पिता तो हिंसक है ही, लेकिन पिता को ये साबित करने में कि मैं आपका असली गद्दी नशीन हूं, मैं आपकी गद्दी संभाल लूंगा, मुझ में कोई कमी नहीं है, हिंसा के प्रति मेरे अंदर किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं है, और हिंसा के अलावा भी जो सारे अपराध हैं उसके लिए भी किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं है। ये बार बार वो साबित करता है, और वो सुपर डुपर हिट सीरीज है मिर्जापुर। और उससे पहले गैंग ऑफ वासेपुर में भी एक किरदार है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो निभाया है, आप उसको देखें तो वो वैसा ही नशे की लत में डूबा हुआ बेटा है, लेकिन बाद में वो अपने को उठाता है, खड़ा करता है और अपने बाप की बदला लेता है। एक साइकोलॉजी में एक बीमारी है जिसको कहते हैं, जो कंफर्मेशन और वैलिडेशन की जो भूख होती है कि मेरा परिवार, मेरा समाज, और खासकर अगर मेरा बाप है और वो फ्यूडल व्यवस्था से आता है, फ्यूडलिज्म यानी कि पैसा और पावर और अलोकतांत्रिक तरीके से अर्जित किया हुआ, ये दोनों चीजें अगर परिवार के अंदर हैं, तो पिता को बेटा ऐसा चाहिए जो इस पूरे वैभव को आगे बढ़ा सके और उसकी गतिविधियां ऐसी हो। तो ये वैलिडेशन का जो क्राइसिस है बेटों में, ये उसको भी जाहिर करती है, क्योंकि ये वो बदला लेने वाला एंग्री यंग मैन किरदार नहीं है जिसके साथ समाज ने बहुत बुरा कर दिया था। वो उसकी माँ ने कहीं ईंट गारे का काम किया था, उसकी बहन की बेइज्जती हुई थी, उसके घर में किसी माँ या बहन का या बेटी का बलात्कार हो गया था, अब वो बदला लेने आया है, तो वो समाज की कानून की चिंता नहीं कर रहा है, समाज की चिंता वो भी कर रहा था। अजय जी ने शायद ये बात कही थी कि गब्बर सिंह का किरदार आज रचा जाता तो वो पॉजिटिव होता, वही हीरो होता। ये बहुत जरूरी बात है। इसमें सिर्फ इतना और जोड़ना है कि पूरे समाज में, आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमें इससे पहले भी बात करनी चाहिए थी, पूरे समाज में अगर आप देखें यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर प्रकाश ने ये बात कही कि वो हिंदू मुसलमान एंगल भी है, यूट्यूब पर जिस तरह के गाने बन रहे हैं मुसलमानों को मारने के, और वो मनोरंजन है, वो म्यूजिक है, वो जो गाने हैं अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। और के राजा सिंह का कल का जो रैली है जिसमें उन्होंने बाकायदा माँ की गाली दे करके और बहन की गाली दे करके, मुसलमानों को गालियां मंच से दे करके अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया है कि मुझसे ज्यादा हिंसक और मुझसे ज्यादा कट्टर मेरा बेटा होने जा रहा है, और आप लोग अब इसको स्वीकार करिए, इसको तय कीजिए। अब उस बेटे की क्या मजबूरी है? उस बेटे की तो ये मजबूरी रहेगी ना कि वो अपने बाप से ज्यादा विभत्स हो, और वो चुन के आए हैं। तो ये हम लोग आंखें नहीं बंद कर सकते। बहुत अच्छा है, इस बहाने ही सही बात शुरू हो। के राजा सिंह से ज्यादा विभत्स, ज्यादा हिंसक उसका बेटा होगा। कबीर से ज्यादा उस डायरेक्टर की अगली फिल्म आई है, और अब नया पैमाना आ गया है। इससे कम का सेक्स, इससे कम की हिंसा, इससे कम का विभत्स पन जो है वो बिकेगा नहीं। अब इसके आगे जाएंगे हम लोग। तो वासेपुर और मिर्जापुर और के राजा सिंह और फिर यूट्यूब चैनल के सारे हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी गाने जिसमें मुसलमानों को मारने की बात होती है, और काबा में, मक्का में जाकर के शिवालय स्थापित करने की बात होती है, और बहुत सामने से बहुत मनोरंजक होता है वो। अगर आप देखें तो आप उनकी जो कल्पनाशीलता वो बड़ी मनोरंजक होती है। उनको आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समाज पहले ऐसा हो चुका था। इसीलिए हम और आप जैसे लोग कुछ भी डिबेट करें, हम और आप जैसे लोग सियासत पर भी कुछ भी डिबेट करें, वोट कहीं और जाता है, उसी तरह से ये फिल्म भी हिट होती है। और ये बिल्कुल तारतम्य है, इसमें किसी भी तरह का तसाद या कन्फ्लिक्ट नहीं है समाज और सिनेमा के बीच में। सामंतवाद लौटा है भारत में, और बहुत बुरी तरह लौटा है। आप महिलाओं का सामंतवाद देखिए तो आप दंग रह जाएंगे। चाकू छुरी तेज करके रखने का आग्रह महिला कर रही हैं।
आप भारत की शादियां देख लीजिए, भारत की शादियों में लड़की और लड़का दोनों अपने आप को एक दिन का राजा राजकुमारी जो बना करके पेश करते हैं, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, मगर उसमें जो उनके अंदर की कुंठा है कि हम राजा होना चाहिए हमें। और गरीब आदमी तो अपने अमीर जो अपने सजातीय लोग हैं, उनके चोचलों के चक्कर में वो बहुत बड़े थोड़ा सा उसकी विचार गर्त में चला जाता है। तो जी मैं ये कह रही हूँ कि पूरे समाज में एक गिरावट आई है, और उस गिरावट को ये लक्षित करती है के राजा सिंह की कल की। और एक चीज और, एनसीईआरबी के आंकड़े आए हैं कल ही, और उसमें महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जिस तेजी से बढ़े हैं, हर मिनट 51 कंप्लेंट्स आ रही हैं। मतलब वो तो छोड़ दीजिए जो हो रहा है, सिर्फ कंप्लेंट एफआईआर जो दर्ज हो रही है, 1 मिनट में 51 भारत में कंप्लेंट हो रही है हर रोज। तो एनसीआरबी के आंकड़े, महिला अपराध और ये सब जोड़ करके देखिए, पिक्चर एकदम साफ है, नया कुछ नहीं है, चौंकाता भी नहीं है, अफसोस बहुत ज्यादा होता है। जी शुक्रिया। महात्मा जी, हम वापस वहीं पर लौट गए हैं कि ये तो एक मतलब एक प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस कहें या डिटोरिएशन कहें, जो भी कहें, पहले से चला आ रहा था। धीरे 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 हम यहाँ जाकर पहुंचे हैं जब हिंसा और नफरत इस पैमाने पर स्क्रीन पर आ चुकी है, और अगला फेज शायद इससे भी बदतर होगा, विभत्स होगा। ये जो इस तरह की फिल्में, ये बहस पुरानी है कि जब इस तरह की चीजें आती हैं तो दोनों चीजें, समाज उस तरह का बन गया है और फिल्में ऐसी आ रही हैं, फिल्म ऐसी आ रही हैं और समाज को और उस तरफ ले जा रही हैं। इस रिश्ते को किस तरह से आप देखेंगे इस फिल्म के संदर्भ में? किससे पूछ रहे हैं? अजय जी, आपसे। जी 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 जी। देखिए, सिनेमा और समाज के संबंधों को लेकर के तो हमेशा बातें होती रही हैं कि सिनेमा से समाज प्रभावित होता है और समाज में जो हो रहा होता है वही सिनेमा में आता है, ये फिल्म मेकर कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत सीधा कोई प्रभाव पड़ता है। कबीर सिंह आई थी 4 साल पहले, कबीर सिंह आई गई, उसके बाद अभी ये आई है, ये भी आके कुछ दिनों तक चर्चा रहेगी फिर चली जाएगी। इस फिल्म ने जो किया है वो सबसे बड़ी बात है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम फ़िल्में पसंद और नापसंद तो करते रहे हैं। कई बार होता है कि कोई फ़िल्म हमको पसंद है, 1-2 गुट बन जाते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। लेकिन जब किसी फ़िल्म को लेके आर्गुमेंट शुरू होते हैं ना, तब उस फ़िल्म का इम्पैक्ट समझ में आता है कि हम इसके लिए झगड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए कि लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपस में गुत्थम-गुत्था भी हो रहा है, शब्दों में ही सही, वो दिख रहा है और वो संदीप वेंगा रेड्डी ने हासिल कर लिया है। उसने वो चीज़ कर लिया। आप फ़िल्म को गौर से देखें, अगर आपने फ़िल्म देखी हो, ये फ़िल्म पुरानी टेम्पलेट को साफ तोड़ देती है। इसमें कोई कहानी नहीं है। फ़िल्म के अंदर जो घटनाएँ घटती हैं, उनका कहानी से कोई संबंध नहीं बनता। अमूमन पुरानी पारंपरिक धारणा है, ट्रेडिशनली सोचते हैं लोग क्लासिक तरीके से कि फ़िल्म में जो भी घटना घटे, वो कहानी को कितना आगे बढ़ा रही है या कहानी में क्या जोड़ रही है। इस फ़िल्म को देखते हुए आप महसूस करेंगे कि कैरेक्टर के साथ जो फ़िल्म का नायक है रणविजय, वो जितनी बातें कर रहा है उसका उस कहानी से कोई ख़ास संबंध नहीं है। वो परफ़ॉर्म कर रहा है, डायरेक्टर उसमें मज़ा ले रहा है, वो कितनी देर चल रहा है, कितना लंबा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि बताया आपने प्रकाश जी ने कि 18 मिनट का सीन है। 18 मिनट के उस डायरेक्टर को ये मतलब नहीं है कि हमें क्लासिक तरीके से सीन को कितना छोटा या बड़ा रखना चाहिए। उसको आनंद आ रहा है, उसके दिमाग में ये है कि दर्शक को भी मज़ा आएगा और दर्शक सचमुच मज़े ले रहे हैं उस सीन के। फ़िल्म ने सारे टाइम विलेन फ़िल्म में नहीं है, शुरू से आखिर तक आप देखेंगे तो आखिरी दृश्य में जाकर के बॉबी देओल आते हैं। उन्होंने उस टेम्पलेट को भी तोड़ा है, विलेन शुरू में नहीं आता है। आपको अचानक पता चलता है कि ये विलेन है। पहले तो ये भी नहीं समझ में आता है कि वो रिश्ते में भाई है, फिर अबरार क्यों बन गया, ये सारा किस्सा होता है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस संबंधों और इन संबंधों पर बात करने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में हमारे इस दशक का दर्शक 21वीं सदी के तीसरे दशक में आकर के फिर जो देश में रिवाइवलिज्म चल रहा है, देश में जो एक पिछड़ापन, एक रूढ़िवादी चीज़ें जड़ जमा रही हैं, कहीं हिंदी फ़िल्में या बाकी फ़िल्में भी उसी के असर में तो नहीं आ गई हैं या वैसा ही कुछ तो नहीं दिखा रही हैं, जो
प्राचीन या कह लें जो जिन मूल्यों को छोड़ के हम आगे चले आए, ये सब मामला रिजॉल्व हो चुका था। लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, लड़कियां बराबर की हैं, ये सारे हम लोग हिंसा छोड़ देनी चाहिए, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने रिजॉल्व कर लिया था 10-20 साल पहले। लेकिन समाज में भी वो लौटा है, सिनेमा में भी वो लौट रहा है। हम कहने के लिए कह सकते हैं कि ये दक्षिण का असर है, लेकिन ये दक्षिण का असर नहीं है। आप देखें कि दक्षिण और उत्तर के भेद से इस हम छुट्टी नहीं पा सकते। ये मैं जो बार-बार कह रहा हूँ कि हिंदी फिल्मों में ये लगातार होता रहा है, इस बार थोड़ी ज़्यादा संख्या और मात्रा में हुआ है। इसलिए हम चौंक रहे हैं, सब कुछ ये लाल-लाल फार्मूला वहाँ दिख रहा है, इसकी वजह से घबरा रहे हैं हम। अजय जी, लेकिन ये जो फार्मूला है हम दक्षिण की फिल्मों में बहुत रिपीट होते हुए देखते हैं कि जो हीरो है मस्कुलर है, वो सब कुछ कितने ही गुंडों से निपट सकता है, और कोई एक अबला नारी जरूर होती है, स्त्री होती है, जिसकी रक्षा में वो बार बार खड़ा होता है, लड़ता है। ये जो एक पूरा कंसेप्ट है हिंदी फिल्मों में भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्में इससे बची रही, लेकिन अभी जो साउथ की फिल्में इतनी लोकप्रिय हुई हैं, नॉर्थ में भी, हिंदी के दर्शकों में भी, उनकी मोटे तौर पर थीम यही देखी जाती। क्या ये उसी का एक बड़ा और हिंसा को भव्यता देने वाली फिल्म है? जी, जी, बिल्कुल। और जो सौंदर्य शास्त्रीय स्थूलता जो है ना, जो दक्षिण की फिल्मों में, पॉपुलर फिल्मों में ज़्यादा रही है, वो चीज़ अब हिंदी फिल्मों में भी आ रही है। और इसके पीछे अगर देखें तो वो टीवी पे जो दक्षिण की फिल्में डब होके आती रही हैं, उन्होंने उस दर्शक को तैयार किया है। वो दर्शक जब अब सिनेमा में इन फिल्मों को देख पा रहा है। मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ, कल भी कोई पूछ रहा था कि क्या उत्तर भारत की या हिंदी की फिल्में दक्षिण से प्रभावित हो गई हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दक्षिण अब हिंदी में आ चुका है। ये सारे मेकर्स जो हैं, चाहे एटली साहब हों, चाहे ये संदीप रेड्डी हों, ये सब दक्षिण के लोग हैं। ये दक्षिण की ही फिल्में हिंदी के नायकों को लेकर बना रहे हैं। वे अपनी ही फिल्में लेकर के हिंदी में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके असर में हिंदी फिल्मों का मेकर जो ट्रेडिशनल मेकर रहे, वो इस तरीके की फिल्मों में अभी तक नहीं घुसा है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है मुझे। लेकिन दक्षिण जो है पूरे ताकत के साथ, अपने प्रभाव के साथ हिंदी फिल्मों के स्टाइल को, हिंदी फिल्मों के टेम्पलेट को तोड़कर हमारे नायकों को लेकर के, हमारी नायिकाओं को लेकर के, हिंदी की नायिकाओं को लेकर के वो वर्चस्व बनाने जा रहा है और बना रहा है। चाहे वो आप देख लीजिए, जवान का भी जो कलेक्शन आया है, कलेक्शन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जवान के कलेक्शन वही बता रहे हैं। अभी जो फिल्म ये भी जा रही है, ये हालांकि जवान की तरह नहीं जाएगी, उससे नीचे ही रह जाएगी, यह क्वाइट श्योर है। लेकिन असर तो है इसका, और हमें सोचना पड़ेगा। और जहां तक फिल्म, मैं पहले भी कह रहा था, जवान फिल्म मेकर्स को ये फिल्म पसंद आ रही है, इंडस्ट्री के लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। उनको लग रहा है कि इसने एक नया मुहावरा हमें दिया है, इसने नया व्याकरण दिया है, इसने नए रास्ते खोल दिए हमारे लिए, अब हम वहां तक जा सकते हैं। इन्होंने वो चौहद्दी जो थी पहले बनी हुई मर्यादा या जो भी कह लें, उसको तोड़ दिया है। अब नायक किसी भी स्तर का हिंसक हो सकता है, ये संभावना इसने छोड़ दी है। और उसकी वजह से अब देखिए क्या होने वाला है। समय खतरनाक है, समय बहुत ही चिंताजनक है। और ये सोचने की बात है कि वास्तव में क्या हिंदी समाज, हिंदी दर्शक अब ऐसी ही फिल्में देखेगा। मेरा तो मानना होता क्या है ना कि अब देखिए, कल एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है जोरम। उसका नायक बिल्कुल अहिंसक है, लेकिन उस फिल्म को देखने न तो उसका वैसा प्रचार हुआ है, न उस फिल्म को लोग देखने जाएंगे। वो अहिंसा के लिए, हिंसा से बचने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ता है वो, और भागता रहता है, जिसमें मनोज वाजपेयी ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेकिन उस फिल्म के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है किसी की, और न लोग देखने जाएंगे। इसी फिल्म के साथ सैम बहादुर रिलीज हुई है, हालांकि इशारे में वो भी काफी हिंदूवादी है, बावजूद इसके वो सैम मानेकशॉ की कहानी भी कहती है, हमारे इतिहास के एक पक्ष को सामने रखती है। उस फिल्म को भी देखने लोग नहीं गए, जबकि उसमें एक उम्दा कलाकार विकी कौशल है। तो ये देखना तो पड़ेगा ही कि हम क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं, और कौन से ये दर्शक है जो आप बार शुरू में पूछ रहे थे कि ये दर्शक कौन है। ये दर्शक बिल्कुल युवा पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी के लोग नहीं देख रहे हैं, या
जो 40 साल के ऊपर के हो गए हैं उन लोगों के लिए ये सिनेमा नहीं है। ये सिनेमा सही कहा प्रकाश रे ने और प्रकाश हिंदुस्तानी साहब ने कि ये 15 से 35 साल के बच्चे ही ये सारी फिल्में देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं जी, जी और वो खतरनाक है। जी प्रकाश रे जी, इतिहास का संदर्भ दिया था, उसको जोड़कर क्या हम ये कह सकते हैं कि फार्मूला तो वही है, लेकिन पिछले 10-15 सालों में समाज में जो हिंसा बढ़ी है, जो नफरत बढ़ी है, वो इसमें और शामिल हुई है और बड़े पैमाने पर उसको फिल्माया गया। क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है? मैं बिना विश्लेषण में जाते हुए कुछ बिंदुओं को रखना चाहूंगा। एक, जैसा कि अभी अजय जी ने कहा कि वह जो दर्शक है, जो युवा दर्शक है, और आप जानते हैं कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो नंबर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि लगभग हम 1.5 अरब की आबादी है। तो वहां पे किसी भी फिल्म को फायदा मिलेगा अगर वो दर्शक वर्ग जाता है। दूसरी चीज कि हाल के दिनों में सोसाइटी के एक हिस्से के पास एक अच्छा खासा डिस्पोजेबल इनकम आया है, तो वो मॉल में जा सकता है, वो थिएटर में जा सकता है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि इसको थोड़ा, अगर हम लोग बार बार पॉलिटिक्स, सोसाइटी और बिहेवियरल चेंज से जोड़ना चाह रहे हैं, मैं आपको ले जाता हूं 2 इंस्टेंसेस में। अमेरिका में 70s के लास्ट के वर्षों में और 80 के शुरू के वर्षों में सीरियल किलर्स के बड़े मामले आ रहे थे। वो सीरियल किलर का जो मामला था, वो उसका जब एनालिसिस हुआ तो उस एनालिसिस में यह पाया गया कि वियतनाम वार और बहुत सारे जो अमेरिका जो अपने सैनिकों को इधर उधर भेज रहा है, उसका साइकोलॉजिकल असर जो है वो कहीं ना कहीं इन चीजों पे पड़ रहा है। अब उसको थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं, बॉलिंग फॉर कोलंबाइन एक फिल्म है माइकल मूर की, जो स्कूलों में ये बच्चे जाके बंदूकें चलाते हैं अमेरिका में और लोगों को मारते हैं। उसमें एक वो रॉक स्टार से पूछता है माइकल मूर कि लोग बता रहे हैं कि तुम लोग जो ये रैप और पॉप सॉन्ग्स में जो वायलेंस बोलते हो, दिखाते हो, वो गिटार तोड़ते हो और स्टेज पे जो ये तमाशा करते हो, इसका असर बच्चों पे पड़ रहा है। तो उसने कहा कि अगर हमारे जैसे कलाकारों का इतना फर्क पड़ सकता है, तो जो हमारा राष्ट्रपति हर दूसरे दिन किसी ना किसी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है, मिसाइल कहीं भेजता है, कहीं मिसाइल भेजता है, उसका क्या असर नहीं होता होगा। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि जब 90 के दशक में, सबको याद होगा क्योंकि सब उसी एज ग्रुप के हैं, जब ये वीडियो गेम का खेल आया था, तो वीडियो गेम में क्या होता था, 10 रुपए से लेके 10 रुपए भी नहीं, मैंने तो खेलना शुरू किया था 1 रुपए आधे घंटे का। और वीडियो गेम में हम लोग क्या खेलते थे, या तो गाड़ियां चेज होती होंगी या गोलियां चलेंगी। अब तो इतना सोफिस्टिकेटेड आ गया है कि अभी मैं अपने घर में बच्चों को गिफ्ट भेज रहा था, तो मैं दाम देख के चकित रह गया, 65 हजार रुपए के वो गेम्स के उनकी कीमतें हैं, उसमें भी सब यही सब है। तो एक तरफ ये चीजें हैं। एक लास्ट बात मैं इसमें जोड़ूंगा, जावेद अख्तर साहब से किसी ने पूछा था, 90 के दशक के मिड में बहुत सारी तथाकथित रूप से द्व्यर्थी गाने चलने लगे थे। तो जावेद अख्तर साहब से किसी ने कहा, और जावेद अख्तर से बेहतर मैं इंडस्ट्री का डिफेंड करने वाला मैं नहीं किसी को मानता हूं, और अगर कोई उनके बाद नाम आता है तो मैं अजय बर्माद, मैंने लेख भी लिखा है कि चवन्निया दर्शकों का क्या होगा जब आप ये मॉल और इतना पैसे वाला बना रहे हैं। ये 2 लोग हमेशा सोचते हैं कि वो जो अगली पंक्ति में बैठा हुआ दर्शक है। हालांकि मैं पिछले दिनों नेपोलियन देखने गया था, तो आगे ही बैठा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पैसे निकल गए। जावेद अख्तर साहब से किसी ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अश्लीलता, ये क्या आप लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक गीत लिखेगा, एक जो है उसको म्यूजिक देगा, एक लड़की और एक लड़का उसको इनेक्ट करेंगे, कुल मिला के 9-10 लोग होंगे। ये 9-10 लोगों का काम करोड़ों लोग अगर देख रहे हैं, तो आप तोप का मुंह इधर क्यों कर रहे हैं।
और मैं पीछे जाता हूँ, मैंने अपनी बी आर चोपड़ा वाली किताब में भी इस बात का जिक्र किया है। मैं उन मैम का नाम नहीं भूल रहा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, कलकत्ता की हैं, बहुत लिखती हैं सिनेमा पे। तो इंसाफ का तराजू के टाइम में इंडियन एक्सप्रेस में उनका लेख आया था कि आप ये बलात्कार दिखा रहे हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, इंसाफ के तराजू में बलात्कार का जिस तरीके से एक्सटेंडेड सीन, अभी जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी सर ने बताया कि वो 17-18 मिनट का जो सीन का हवाला किया, इंसाफ के तराजू में बहुत लंबा एक सीन है बलात्कार का। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये तो इनसे सेंसर बोर्ड वालों से लड़ झगड़ के निकल गया पास, थोड़ा मोड़ा कटवट के साथ, लेकिन फिर भी वो बहुत काफी लंबा सीक्वेंस है जो आज आप देखेंगे तो आपको बचकाना लगेगा ये क्या हो रहा है ना। अब मैं अभी भी कभी कभी किसी रेफरेंस के लिए देखता हूँ तो मैं पढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद इस तरीके के सीन बहुत आ गए थे और फिल्मी पत्रिकाओं में भी जो ये विलेन होते थे जो रेप करते थे उनको बहुत ग्लैमराइज किया जाता था। इसमें हमारे यहाँ जो स्टार स्टाइल, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर इस तरीके की पत्रिकाएं आती थी। तो उन्होंने कहा कि यह एक मानसिक विकृति है कि आप इस तरीके से चीजें दिखा रहे हैं एज ए फिल्म मेकर। मानसिक विकृति एग्जैक्टली नहीं लिखा था लेकिन उनका इशारा ऐसा था। तो उस पर मेरा जवाब था कि और वो जो 15 करोड़ लोगों ने इंसाफ का तराजू देखी उनके बारे में हम क्या कहेंगे। अगर एक डायरेक्टर पागल हो जाए, एक लेखक पागल हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन ये 50 करोड़ लोग अगर पागल हो रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए। और मैं अभी भी मानता हूं अंतिम बात मैं कहूंगा अनुराग कश्यप के शब्दों में कि एक आर्टिस्ट को अपने विम्स को, अपने फैंटेसीज को, अपने फ्रस्ट्रेशंस को, अपने कंफ्यूजन्स को और अपनी विभत्सता को, अपने अश्लीलता को अपने फॉर्म में प्रदर्शित करने का उसको अधिकार है। बाकी चीजों के लिए नियामक संस्थाएं हैं, सोसाइटी है, बाकी चीजें हैं वो अपना जज करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस फिल्म को आप रोकें, आप इस फिल्म को किसी तरीके से बाधित करें। मैं मानूंगा कि हम इसको दूसरे तरीके से देखें। और अंतिम बात मैं कहूं, सिनेमा पे सवाल उठाना एक थोड़ा अलग बात है जो आपके बहस का नहीं है, लेकिन फिर भी किताबें आती हैं, पोर्नोग्राफी आती है, कहानियां आती हैं, घटनाएं होती हैं, जैसे अभी शिवाजी ने एनसीआरबी का बोला। हम लोग उन चीजों पे या पूरा सारे लोग क्यों नहीं हम लोग उस पे ज्यादा बातें करते हैं कि हम हर दूसरे दिन सिनेमा को लेके कभी राइट विंगर खड़ा हो जाएगा कि बंद करो देशद्रोही है, और कभी कोई ये प्रोग्रेसिव लिबरल लोग खड़े हो जाएंगे। मतलब मैं समझता हूँ कि सिनेमा को सिनेमा में छोड़ दीजिए, थिएटर में जो जा रहा है जाए, देखे, आए, बस बात खत्म। यहाँ तक मुझे सिनेमा का बहुत ज्यादा महत्व समझ में नहीं आता। डॉक्टर प्रकाश, आपको क्या लगता है, क्या सिनेमा का कोई प्रभाव नहीं होता, साहित्य का कोई प्रभाव नहीं होता, इनको खुली छूट होनी चाहिए, कुछ भी दिखाए, किसी भी रूप में दिखाए, क्या इनका जब मतलब उनके तर्क भी, प्रकाश रे के तर्क भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, जब अगर किसी देश का प्रधानमंत्री इन सब चीजों को जस्टिफाई कर रहा है, खुलेआम हिंसा को जस्टिफाई करता है, तो वो बड़ा अपराधी है या रेड्डी साहब, बेंगा साहब? मुकेश जी, हम में से कोई भी व्यक्ति पोर्नोग्राफी का समर्थन नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा है पोर्नोग्राफी देखना चाहिए। हम में से कोई भी आदमी प्रधानमंत्री की या देश के बड़े राजनीतिक हस्तियों की हिंसक बातों का समर्थन नहीं कर रहा है, उनकी भी आलोचना कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया सर, ये बात हो रही कि हमारी बात का वजन उतना नहीं। फिल्म की का व्यवसाय जैसे बदल रहा है मुकेश जी, वो बात है कि सिनेमा घर में जाके देखने वाले 30 साल से कम उम्र के अधिकांश लोग हैं। अजय जी और हम बात भी करते हैं, कभी हम सिनेमा घर जाते हैं तो कई बार तो पूरे हॉल में हम ही सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बाकी सब हमसे युवा होते हैं। तो जो वर्ग सिनेमा घर में जाके हॉल, और सिनेमा वालों की मुख्य कमाई टिकट लेकर जाने वालों से, ओटीटी पर या टेलीविजन पे आने से नहीं है।
तो उनका मुख्य लक्ष्य वे लोग जो सिनेमा घर में जाके फिल्म देखते हैं। अब ये जो फिल्म है, इसकी जिस तरह मार्केटिंग हुई है, जितनी अग्रेसिव मार्केटिंग हुई, सुबह 7 बजे पहला शो हो रहा है। इंदौर जैसे शहर में 186 शो, एक मिडिल क्लास का शहर है, 186 स्क्रीन, 86 शो एक दिन में हो। इसका मतलब है कि बाजार में एक बात कही गई कि देखिए एक महान क्रांतिकारी, बदलावकारी, उत्थानवादी, अल्फा मेल वाली फिल्म आई। एक बात। दूसरी बात यह कि आप देखिए इस फिल्म को देखने के लिए जो लोग जा रहे हैं वो अधिकांश वो लोग हैं जो मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं। जो जैसे पहले दिन पहला शो देखने का फायदा ये होता मुकेश जी की टिकट सस्ता होता, मैं तो इसलिए जाता हूं। तो इसका टिकट के दाम 1.5 गुना 2 गुना कर दिया उन्होंने। तो इस फिल्म के रेवेन्यू से इसकी लोकप्रियता को देखना ठीक बात नहीं है। ये बात से कोरियाई फिल्में जैसे बनती है उसमें भाई बहन का, पति पत्नी का, बाप बेटी का एक प्रसंग ले आते हैं और पूरी फिल्म में हिंसा हिंसा हिंसा। यही इस फिल्म में बाप बेटे के प्रेम की बात की कि माय डैडी इज बेस्ट, माय सन इज द बेस्ट। लेकिन भाई आप उसके लिए कुछ करिए। आप अतीत में देखेंगे कि खराब से खराब फिल्म, जिसे आप खराब फिल्म कहेंगे, शोले जैसी फिल्म, उसमें भी अंत में एक मैसेज है कि अगर आप गलत काम करोगे, गब्बर सिंह की तरह लूटपाट करोगे, तो पुलिस और कानून व्यवस्था है। कोई भी फिल्म देख लो। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो आप देखिए कितनी फिल्में बनी। आप लाइन से देखिए, महबूब ने औरत बनाई, गुरुदत्त ने साहब बीबी और गुलाम बनाई, ऋषिकेश मुखर्जी ने अनुपमा बनाई, श्याम बेनेगल ने अंकुर बनाई, भूमिका, बहुत फिल्में, लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन एक ऐसी फिल्म आती है इस बीच में जो कहती है कि औरतों का कोई वजूद नहीं है, औरतें हमारी जूते की नोक पे हैं। और किस आधार पे? इसका हीरो कोई बहुत प्रतिभाशाली आदमी नहीं है, यह है उसकी प्रतिभा कि उसका बाप देश का बड़ा उद्योगपति है, फिल्म के हिसाब से नंबर 1 उद्योगपति। तो आपकी योग्यता केवल यह है कि आपका बाप बड़ा उद्योगपति है और कोई योग्यता नहीं है। उस आधार पे आप इतना इतरा रहे हो, इतनी गुंडागर्दी कर रहे हो। आम तौर पर आप देखेंगे कि हिंदी फिल्मों में जितने भी हीरो हैं, जिन्हें हम हीरो मानते हैं, उनके चरित्र में कोई ना कोई अच्छी बात जरूर होती है। जय और वीरू की कहानी में भी कोई अच्छी बात होगी, लेकिन इस फिल्म का कोई भी पात्र एक नहीं, कोई भी पात्र ऐसा नहीं जिसे आप आदर्श मान सको। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा डिस्गस्टिंग है और ये फिल्म देखना अपनी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाना है और अपने इंसान होने को डिग्रेड करना है। जी शिवा जी, ये मतलब ये तर्क तो अक्सर आता है कि फिल्मों का प्रभाव उस तरह से नहीं पड़ता, जबकि जितने भी साइकोलॉजिकल स्टडीज होते हैं वो बताते हैं कि अगर फिल्म है या बच्चों की सीरियल है, प्रोग्राम्स है, अगर उनमें वायलेंस है तो बच्चों पर असर पड़ता है। अगर इस पैमाने पर और इस आयु वर्ग के बच्चे देख रहे हैं ये फिल्म, क्या वो जब सक्रिय जीवन में होंगे, अभी भी सक्रिय जीवन में है, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे इन सिचुएशंस में, या उनके दिमाग में किस तरह से ये हिंसा, ये मर्दवाद, ये मस्कुलर मर्दवाद स्थापित किया जा रहा होगा, मजबूत किया जा रहा होगा, उनमें होगा और उत्ता किया जा रहा होगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये लगता है कि इस पूरे हिंसा और यौन अपराध और जातिवाद और संप्रदायवाद और इन सब का ठीकरा अपने युवाओं पे फोड़ना गलत है। मैं ये मानने को नहीं तैयार हूँ कि सारे युवा हिंसा पसंद करने लगे हैं। अब उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी घर के परिवार की महिलाएं सड़कों पर असुरक्षित हों, ये वो चाहते होंगे और एक विभत्स आचरण में वो चले गए। मैं ये मानती हूँ कि इस देश के जो वयस्क लोग हैं वही ज्यादा करप्ट हैं, उन्होंने ही उनको ये दिशा दी है और उस दिशा पे कुछ चल पड़े हैं, जो चल पड़े हैं और उसको जो सामने वो लाए हैं उसको रोकने का काम भी वयस्कों का था, प्रौढ़ों का था, उन्होंने नहीं किया है। तो ये जो बात है कि सारा का सारा दारोमदार हमारे युवाओं के ऊपर है, मैं इसको नहीं मानती हूँ। इस देश में करप्शन से लेके, जातिवाद से लेके, ऑनर किलिंग से लेकर के सांप्रदायिक, जिनका मैंने नाम लिया, जिन नेता का मैंने नाम लिया पिछले सेगमेंट में, के राजा सिंह अपने बेटे को मजबूर कर रहे हैं कि मुझसे विभत्स बनो तुम। युवा पीढ़ी को नहीं कह रहे हैं, ये युवा जो इसको देख रहा है और एंजॉय कर रहा है, इस हिंसा को
मर्दवाद हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी सारे युवा वर्ग पूरा तो देखने भी नहीं जा पाएगा मल्टीप्लेक्स में, उनकी जी हैसियत नहीं है कि वो वहां बेशक जाकर देखें। जी बेशक इसमें गलत चीजों को सही या नॉर्मल या ये एक निजी मामले के तौर पे दिखा करके उसको एक सही जरूर बनाया गया है और इसका बहुत असर होगा। देखिए हमारे देश के बहुत से युवा जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, नैतिक अनैतिक का भेद उन्हें कभी सिखाया नहीं गया, जो सड़कों पर भी पले हैं, जो बहुत विभत्स स्थितियों में पले हैं, ऐसे युवाओं के हाथ में मोबाइल आकर के, फोन आकर के, और हमने देखा कि आज कितना बड़ा वर्ग है जो बहुत अजीब और गरीब जिंदगी में और गलत कामों में चला गया, और हमने अपराधों का बढ़ना और खासकर महिलाओं के प्रति गैंगरेप्स का बढ़ना जो देखा है। देखिए एक सिंगल रेप जो है वो दूसरी बात कहता है, लेकिन गैंग रेप एक सामाजिकता को उसमें लाता है कि समाज में 3 या 4 वयस्क मर्द मिल करके, लड़के मिल करके ये तय करते हैं कि हम ये अत्याचार करेंगे, और वो आइडियाज उनको आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये समाज को बिगाड़ेगी, और नीर और शीर का जो भेद है वो बहुत सा ऐसा युवा वर्ग है जिसको किसी तरह की शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। और यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि जो नियामक संस्थाएं हैं, मैं प्रकाश की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी कि सिनेमा को छोड़ दीजिए, नहीं, गलत को गलत की ही तरह दिखाइए। आप दिखाइए जो इंसाफ का तराजू का जो रेप है वो उसमें, और कबीर सिंह का जो आचरण है उसमें जो फर्क है, गलत को गलत की तरह दिखाया गया है, और सही को सही के वो मूल्य तो स्थापित कीजिए। क्या हम मूल्यों से दूर चले जाएंगे? किस परिवार में वो बुनियादी मूल्य नहीं चाहिए? किस राष्ट्र को, किस समाज को नहीं चाहिए? तो युवाओं से भी अपील रहेगी कि भाई आप खुद आज 10 साल बाद आप ही वहां उस जगह होंगे जहां आपकी बहन और बेटी के लिए आपको चिंता हो रही होगी। तो ये समाज कहाँ जाएगा? इसके लिए आज से नियम तय होने चाहिए, और उसमें सिनेमा शामिल है। सिनेमा उससे इतर नहीं हो सकता है। जी नहीं, ये तो ठीक है कि देखिए किसी एक फिल्म को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, नहीं ठहराया जाएगा, पूरा जॉनर है। मैंने इसीलिए पिछले देखिए ओटीटी का भी जिक्र किया मैंने। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि एक सैंपल है हमारे सामने, हम उसके आधार पर कह रहे हैं कि हमारे आसपास जो चीजें घट रही हैं वो किस तरह से शेप ले रही हैं, जो एक फिल्म में रिफ्लेक्ट हो रही है। इस तरह की और फिल्में आएंगी। एक फिल्म हिट हुई है तो अब इस फार्मूले पर और 100 फिल्में आएंगी, वो और हिंसा को बढ़ाएंगी और मर्दवाद को महिमा मंडन करेगी। ये एक ट्रेंड बन जाता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। 3 फिल्में आ रही हैं सर, 1 महीने के अंदर भी 3 फिल्में। जी, तो ये एक खतरा तो है, इसे तो देखा जाना चाहिए। दूसरी जगहों पर ये हो रहा है, उसकी भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और ना ही मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सारे रचनाकारों को मिलती, लेकिन कहीं तो कोई हद उनके लिए भी होती ही है। ये समाज और संस्कृति के संदर्भ तो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज की दिलचस्प बहस में हिस्सा लेने के लिए आप सबका। धन्यवाद, नमस्कार।